जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 21 दिसंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत में इंटरनेट प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तारा की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है गूगल ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गूगल के द्वारा प्रोजेक्ट तारा की शुरुआत की जा चुकी है और अब इनकी योजना है कि हम लोग भारत में भी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करें। और इस प्रोजेक्ट को भारत में संचालित करने के लिए गूगल का ये प्लान है कि हमारे यहाँ की जो दो कंपनियां हैं टेलीकॉम सेक्टर की, एक तो है जियो, दूसरी है एयरटेल, तो इनके साथ में समझौता किया जाए। अब यहाँ पर गूगल के द्वारा जो इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा वह एक अलग तरीके से प्रोवाइड होगा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी डिवाइसेज होती हैं तो लाइट बीम के माध्यम से यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। सामान्य तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे देश के जो भी रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर गूगल के द्वारा लाइट बीम के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी गूगल कंपनी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा कैलिफोर्निया में और वर्तमान में इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। गूगल की पेरेंट कंपनी का भी आपको नाम ध्यान रखना है जिसका नाम है अल्फाबेट। और यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात हुई है तो आपको दो अन्य प्रोजेक्ट के बारे में भी ध्यान रखना है। एक तो है अमेजन कंपनी का काइपर प्रोजेक्ट, तो इसके अंतर्गत भी इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे ये लोग, और एक स्पेस एक्स कंपनी का है स्टार लिंक प्रोजेक्ट। तो इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये सारे प्रोजेक्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित हैं। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज से ही हम लोगों के जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं पूरे एक साल के, उनकी भी सीरीज शुरू हो रही है। और उसी क्रम में आज से हम लोग जो आपके 2020 में सम्मेलन हुए हैं या फिर उनके जो थीम रहे हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की एक खास बात जो सबसे ज़्यादा होती है कि अगर उस पार्टिकुलर टॉपिक से कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो वह 100% मेरे वीडियो से होगा। तो इसीलिए अगर आप लोग चाहें तो वह सीरीज भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस देश ने अपने अंतरिक्ष सेना का नाम गार्जियंस रखा है? तो ये रखा है अमेरिका देश ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो पिछले साल भी हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स में ही डिस्कस किया था कि अमेरिका के द्वारा अपने यहाँ पर स्पेस फोर्स का गठन किया गया था। किसका? स्पेस फोर्स का गठन दिसंबर 2019 में किया गया था। तो अभी एक वर्ष इसके गठन के पूरे हुए और उसी दौरान अमेरिका के द्वारा ये घोषणा की गई कि उनकी जो अंतरिक्ष सेना होगी उसके सिपाहियों का नाम रखा जाएगा गार्जियंस। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वैसे अगर हम लोग अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 5 अन्य सेनाएं मिलेंगी, जैसे कि अमेरिकी नेवी हो गई, यहाँ की आर्मी हो गई, मरीन कार्प्स इनके हो गए, एयर फोर्स यहाँ की है, कोस्ट गार्ड है। तो इन पांचों के बाद में छठी फोर्स होगी स्पेस फोर्स। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि इन सैनिकों को अंतरिक्ष में तैनात किया जाएगा। मुख्य रूप से अमेरिका के द्वारा जो अंतरिक्ष है उसमें अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए ये घोषणा की गई है कि हम लोग अपना छठा जो सैन्य बल है जिसका नाम होगा गार्जियंस, इसको रखेंगे। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर को खोलने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की गई है गुजरात राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब गुजरात राज्य में एक आपको शहर मिलेगा जिसका नाम है जामनगर। तो जामनगर में यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा विश्व के सबसे बड़े चिड़ियाघर को खोला जाएगा। इस चिड़ियाघर की बात करते हैं तो 280 एकड़ में इसकी स्थापना होगी और दुनिया भर से और हमारे देश भारत के जो विभिन्न जानवर हैं, चिड़िया हैं या फिर रेप्टाइल्स हैं,
उन सभी को यहाँ पर रखा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जामनगर में इसकी स्थापना होगी। नाम क्या इसका होगा? तो इसका नाम होगा ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन किंगडम, ये इसका नाम होगा। अब चिड़ियाघर की बात आई है तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हैदराबाद में जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है उसे अभी ISO सर्टिफिकेशन मिला है। किसे? नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जो कि आपको मिलेगा हैदराबाद में। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर सेंट्रल जू अथॉरिटी है उसके द्वारा राजगीर जू सफारी, जो कि आपको मिलेगा बिहार में, और अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर, जो कि आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिलेगा, इनको भी चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा कहां पर भारत के पहले एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन अभी किया गया है हैदराबाद में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले आप परीक्षा के दृष्टिकोण से यही ध्यान रखेंगे कि हैदराबाद में जो डॉक्टर अबुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स है वहां पर इस विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। अब ये फैसिलिटी है क्या? तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में, या फिर जो हमारे हाइपरसोनिक के हथियार होते हैं। तो हाइपरसोनिक यानी कि ऐसे हथियार जो कि 5 माक से लेकर के 12 माक की स्पीड पर चल सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस प्रकार के अगर हम लोग हथियारों का निर्माण करते हैं या फिर उनको डेवलप करते हैं तो उस स्थिति में ज़रूरत होती है एक ऐसे इन्वायरमेंट की जहां पर इनकी पहले टेस्टिंग की जा सके। तो शुरुआत में इनकी टेस्टिंग के लिए भारत ने अब अपने पहले एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी को लॉन्च कर दिया है हैदराबाद में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रूस के द्वारा पिछले साल अवनगार्ड नाम से एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई गई थी और इस साल भी उनके द्वारा जरकोन नाम की एक मिसाइल का भी परीक्षण किया गया है। तो ये मिसाइलों के बारे में भी आपको याद रखना है। और आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अमेरिका, रूस, इन दोनों देशों के बाद में भारत इस प्रकार की विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी को बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। तो एक नया कीर्तिमान यहाँ पर भारत के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा मध्यावधि चुनाव के लिए संसद को भंग किया गया? तो ये भंग किया है नेपाल की राष्ट्रपति ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब नेपाल के वर्तमान में PM है KP शर्मा ओली। तो इन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन है यानी कि सांसदीय परंपराएं हैं उसके कारण हम यहाँ पर अपने यहाँ की जो संसद है उसको भंग कर रहे हैं, यानी कि उसको कर रहे हैं डिसॉल्व। तो इसके जो KP शर्मा ओली हैं PM, उनके द्वारा सिफारिश की गई राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो वर्तमान संसद है उसको भंग कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संसद तो भंग हो गया है दिसंबर में, चुनाव इसके होंगे 30 अप्रैल और 10 मई को 2 चरणों में, यानी कि जो ये अगले 4 महीने का गैप होगा इस दौरान जो नेपाल की संपूर्ण सत्ता है वह रहेगी KP शर्मा ओली के पास में, यानी कि आप कह सकते हैं सुप्रीम लीडर होंगे KP शर्मा ओली। अब अगर यहाँ की हम लोग पार्लियामेंट की बात करते हैं तो नाम इसका है फेडरल पार्लियामेंट ऑफ नेपाल। यहाँ पर भी हमारे देश की तरह 2 सदन मिलेंगे। एक तो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसमें 275 सदस्य हैं और एक हमारी है नेशनल असेंबली राज्यसभा के समान जिसमें आपको 59 सीटें मिलेंगी। अब यहाँ की जो संसद है यानी कि जो यहाँ पर टर्म था KP शर्मा ओली का वह शुरू हुआ था 2017 में। 2022 में इनका टर्म समाप्त होता है। इनकी पार्टी को यहाँ पर पूर्ण बहुमत भी था, लगभग 170 या 75 के आसपास इनके पास सीटें थी। लेकिन किस कारण से यहाँ पर इन्होंने अपनी संसद को भंग किया है इसके बारे में हम लोगों को आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए आप ध्यान रखेंगे कि नेपाल की सरकार के द्वारा यहाँ की संसद को भंग किया गया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री ने वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2020 को संबोधित किया? तो इसका संबोधन किया है हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर साहब ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो हमारे विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर साहब। और अभी कार्नेगी इंडिया और विदेश मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2020 का आयोजन वर्चुअली
किया गया। थीम इसकी क्या रही? तो इसकी थीम रही जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी। क्या रही? जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी इसका रहा था विषय, और इसी में अपना संबोधन दिया था हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने। अब विदेश मंत्रालय की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 4 वार्षिक सम्मेलन आयोजित कराए जाते हैं, और उन्हीं चारों में से एक है वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। जो अन्य 3 ये आयोजित करता है उनमें से एक हमारा है रायसीना डायलॉग, दूसरा है द ग्रेट जियो इकोनॉमिक डायलॉग, और तीसरा है द इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। तो ये सारे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में आप कम से कम ये ध्यान रखेंगे कि ये सभी हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा आयोजित कराए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस भारतीय कॉलेज को यूनेस्को के द्वारा अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है अमर सिंह कॉलेज को। किसे? अमर सिंह कॉलेज को यहाँ पर अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो अभी यूनेस्को की एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2020 समारोह का आयोजन किया गया, और उसी दौरान यहाँ पर हमारे देश में जो श्रीनगर है वहाँ के अमर सिंह कॉलेज को अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी यूनेस्को के द्वारा जो दिल्ली में हमारे सुंदर नर्सरी है इसको भी 2 अवार्ड दिए गए। एक तो था स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और दूसरा था अवार्ड ऑफ एक्सलेंस। तो इनके बारे में आपको जरूर याद रखना है। बाकी यूनेस्को की बात करते हैं तो इनके द्वारा अभी क्रिएटिव इकोनॉमिक के लिए एक पुरस्कार की घोषणा की गई है, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु मुजीबुर रहमान के नाम पर शुरू किया गया है। और यूनेस्को के द्वारा हमारे यहाँ के 2 शहर, मध्य प्रदेश का ओरछा और मध्य प्रदेश का ग्वालियर, इनको विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। मुख्यालय इसका मिल जाएगा पेरिस में। अध्यक्ष इसकी हैं आद्रे एजोली। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में एडुटेक स्टार्टअप क्लास प्लस ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो क्लास प्लस जो कि एक ऑनलाइन कोचिंग है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो खुद भी जुड़ सकते हैं। क्लास प्लस से जुड़ने की मेरी भी आगे की प्लानिंग है, तो देखते हैं। तो फिलहाल के लिए आप ध्यान रखेंगे कि क्लास प्लस ने यहाँ पर सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और सौरभ गांगुली जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, बीसीसीआई के वर्तमान में 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा इस कंपनी में निवेश भी किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये है क्लास प्लस, आपकी कोचिंग आपकी ऐप। तो इसी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली। तो चलिए नीचे कमेंट में आप बता दीजिए कुछ नए ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जो कि अभी हाल ही के समय में बने हैं। तो उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस लघु वित्तीय बैंक के द्वारा 3-in-1 खाता सुविधा की शुरुआत की गई? तो ये जो 3-in-1 अकाउंट फैसिलिटी है इसकी शुरुआत की गई है इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो अभी जो हमारे यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका नाम है इक्विटॉस, इसके द्वारा 3-in-1 खाता सुविधा की शुरुआत की गई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के अकाउंट खोलने की फैसिलिटी मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो ये फैसिलिटी है इसके अंतर्गत आप एक ही अकाउंट में 3 प्रकार की फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि बचत खाता भी आपका होगा उसी में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं शेयर मार्केट में, और इसी में आपको डीमैट अकाउंट भी मिलेगा। यानी कि एक ही अकाउंट के माध्यम से आप इक्विटी के अंदर, उसी के माध्यम से आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर, या फिर जो हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, या फिर जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उन सभी में निवेश कर सकते हैं अपने उसी सेविंग अकाउंट के माध्यम से। तो ये अभी इक्विटॉस लघु वित्त बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। इक्विटॉस लघु वित्त बैंक की बात करते हैं तो जो क्रिकेटर स्मृति मंधाना है इन्होंने अपना अभी ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। मुख्यालय मिल जाएगा चेन्नई में। एमडी और सीईओ हैं वासुदेवन पीएन। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर जो प्रतिबंध है इसे कितने समय के लिए बढ़ाया गया? तो ये बढ़ा दिया गया है 3 माह के लिए। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो अगर आपको याद हो तो पिछले साल ही आरबीआई के द्वारा पंजाब एंड महाराष्ट्र सहकारी बैंक के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था।
किस कारण से? क्योंकि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उनके द्वारा बहुत सारे पैसों का गमन कर लिया गया था, बहुत सारे ऋण बांट दिए गए थे, जिसके कारण यहाँ पर अनियमितता देखने को मिली और उसी के कारण आरबीआई के द्वारा पिछले साल 23 सितंबर को पहली बार इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रतिबंध लगाए जाने का मतलब है कि आरबीआई के द्वारा यहाँ पर जो लेन देन होता है उसके अमाउंट को फिक्स कर दिया जाता है। तो पहले इसकी सीमा थी 50,000, अब हालांकि बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है और आरबीआई के द्वारा 31 मार्च 2021 तक के लिए इसके ऊपर प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी पीएमसी बैंक की बात करते हैं तो मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में और अभी इसके नए प्रशासक भी बने हैं जिनका नाम है ए.के. दीक्षित। इससे पहले आरबीआई के द्वारा जो एस बैंक है उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया था, हालांकि आप कह सकते हैं वो काफ़ी हद तक बाहर आ चुका है और अभी जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसके ऊपर भी 1 माह का प्रतिबंध आरबीआई के द्वारा लगाया गया था। और आप ध्यान रखेंगे कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है उसका सिंगापुर के डीबीएस बैंक में विलय भी किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के द्वारा गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन के लॉन्च की घोषणा की गई है? तो इसका नाम होगा ब्रांड इंडिया मिशन। क्या नाम होगा? ब्रांड इंडिया मिशन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये मिशन होगा क्या और कैसे ये काम करेगा? तो पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है यानी कि कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके द्वारा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर के इसे लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई है। अब इसके अंतर्गत होगा क्या? तो इसके अंतर्गत जो भी हमारी कंपनियां होंगी उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड निर्धारित किए जाएंगे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, और जब इन कंपनियों के द्वारा इसके यहाँ पर रजिस्ट्री होगी यानी कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के यहाँ पर रजिस्ट्री होगी तो फिर इनके जो भी उत्पाद होंगे उन सभी उत्पादों की गुणवत्ता को चेक किया जाएगा और उसके बाद में इनको एक ब्रांड नाम दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, जिससे इनकी एक नई वैल्यू बन सके मार्केट में और इस प्रकार से हमारे यहाँ के जो गुणवत्तापूर्ण उत्पाद हैं उनको और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, ब्रांड इंडिया मिशन के नाम से इसकी शुरुआत की जाएगी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में ओह मिजोरम नामक कविता संग्रह का विमोचन हुआ, इसके लेखक कौन है? तो ये जो कविता संग्रह है इसके लेखक हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। तो ये कौन है? तो ये हमारे मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल हैं और इन्हीं के द्वारा एक कविता संग्रह लिखी गई है जिसका नाम है ओह मिजोरम। तो ये आप देख सकते हैं हमारे उपराष्ट्रपति एम.वी. नायडू जी के द्वारा यहाँ पर इस कविता संग्रह का जो विमोचन है वह किया गया है। चलिए नीचे कमेंट में बता दीजिएगा कि रमेश बैस, नजमा हेपतुल्ला और आर.एन. रवि किन राज्यों के गवर्नर हैं? तो काफ़ी आसान प्रश्न है वैसे, लेकिन नीचे कमेंट में आपको बताना है। तो ये हमने मुख्य प्रश्नों को डिस्कस किया। आइए चलते चलते कुछ अन्य चीज़ों के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि रूस की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रॉसकॉसमॉस। तो इनके द्वारा अपने सोयूज रॉकेट की मदद से यूनाइटेड किंगडम के 36 कम्युनिकेशन और इंटरनेट सैटेलाइट को अभी लॉन्च किया गया है। तो आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड किंगडम की जो सैटेलाइट थी उनको किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस ने। फ्रांस के फुटबॉल कोच थे जिनका नाम था गेरार्ड होलियर, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि गेरार्ड होलियर जो कि फ्रांस की फुटबॉल टीम के कोच थे, इनका अभी निधन हुआ है। और हमारे यहाँ पर जो आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में 200 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। कल मैंने आपसे पूछा था कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है प्रदीप कुमार जोशी जी की। किसकी? प्रदीप कुमार जोशी जी की नियुक्ति हुई है और इन्होंने स्थान लिया है अरविंद सक्सेना का। गिरीश चंद्र मुर्मू ये हमारे 14वें कैग बने हैं और मनोज सिन्हा जी की बात करते हैं तो ये मेघालय के हमारे नए राज्यपाल बने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, DRDO के अनुसार भारत का जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा यानी कि स्वदेशी निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर होगा INS विक्रांत, ये
किस वर्ष तक बन करके तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ कमेंट में आप ये भी बताइएगा कि इसका निर्माण हमारे यहाँ की किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।